हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। मैं सब कल्पना मिश्रा एंड आज हम मेरे साथ करने जा रहे हैं माइटोसिस। माइटोसिस एक डिवीजन है जो हमारी सोमैटिक सेल्स में होता है और ये डिवीजन किस तरह से होगा ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। क्या क्या फेजेस होंगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मींस क्या होता है, इसमें कुछ ऐसा मटेरियल है जो इक्वल रहने वाला है, जिसमें डिवीजन के बाद कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये कौन सा मटेरियल है? जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर कोई सेल 2n है तो वो डिवीजन के बाद भी 2n ही रहने वाली है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अगर ह्यूमन के केस में देखें तो ह्यूमन में कितने होते हैं? एक सेल में क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल के अंदर, और डिवीजन के बाद भी इसमें 46 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो कैसे होता है डिवीजन। क्या है इसकी डेफिनेशन? इट इज द न्यूक्लियर चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग माइटोसिस एंड इज डिवाइडेड इनटू ये फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती, 4 फेजेस में डिवाइडेड होती है। और माइटोसिस क्या है? एक्चुअली न्यूक्लियस में होने वाले चेंजेस को हम माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस को और डिटेल में स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को जान लेते हैं कि माइटोसिस कहाँ होती है। माइटोसिस हमारी सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमा का मीनिंग होता है बॉडी, सोमा वर्ड का मीनिंग होता है बॉडी, यानी हमारी बॉडी में प्रेजेंट मैक्सिमम सेल्स में माइटोसिस की प्रोसेस होती है। सिर्फ और सिर्फ जो जर्म सेल्स हैं वहां पर मेयोसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे। माइटोसिस में इक्वल रहते हैं और ये हमारी सोमैटिक सेल्स में होती है, बॉडीली सेल्स में होती है, ग्रोथ एंड सेल रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसमें जो 4 फेजेस होते हैं वे अपने नॉर्मल से फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। एट द एंड अगर हम इसमें स्टडी करते हैं तो साइटोकाइनेसिस को भी स्टडी करते हैं, तो साइटोकाइनेसिस भी लिख लेते हैं। बट साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, तो ये न्यूक्लियर चेंजेस में नहीं आएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर चेंजेस में 4 फेजेस ही आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है, यहां पर लिखो उसे। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर एट, कहां प्राइम मिनिस्टर कहां है? पीएम एट कॉन्फ्रेंस। Okay, P means prophase, M for metaphase, A for anaphase, T for telophase, conference में C जो है, C means cytokinesis। ठीक है, PM at conference। इससे आपको सीक्वेंस लर्न रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोफेज के साथ में। प्रोफेज इस सेल डिवीजन का या एम फेज का लॉन्गेस्ट फेज होता है और फर्स्ट फेज होता है। टोटल एम फेज में कितना टाइम लगता है आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, जो सेल डिवीजन का हमने लेक्चर किया था जिसमें हमने इंटरफेस कवर किया है। उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड एंड स्क्रीन दोनों पे ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी। कितना टाइम लगता है? एम फेज में टाइम लगता है 1 आवर का, और टोटल सेल डिवीजन में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स का टाइम लगता है पूरे कंप्लीट सेल डिवीजन में। ठीक है, तो इंटरफेस में कितना टाइम लगेगा? इंटरफेज में टाइम लगता है जितना भी बचा 23 आवर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं न्यूक्लियस में, उनको देखना। प्रोफेज सबसे पहले लॉन्गेस्ट फेज है, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म में जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं? थ्रेड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से मिक्स होते हैं, थ्रेड के फॉर्म में होते हैं, और बिल्कुल भी सेपरेट नहीं दिखते हैं, कोई इनकी इंडिविजुअलिटी नहीं दिखती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल नहीं होते, थ्रेड लाइक होते हैं। लेकिन ये फेज स्टार्ट होते ही, प्रोफेज स्टार्ट होते ही इनमें कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन में क्या होता है, ये जो बिखरे बिखरे से मोटे मोटे पतले पतले से थ्रेड के लाइक स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, धागे के जैसे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, ये थोड़ा मोटे और छोटे होने लगते हैं साइज में। इससे क्या होता है, इनमें जो एक दूसरे में गुथे हुए हैं वो खुल जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखने लगता है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसी फेज में प्रोफेज में ही इन्हीं क्रोमोसोम के इस पार्ट को, एक हिस्से को क्रोमैटिड कहते हैं। ठीक है, क्रोमैटिड कहते हैं, और इसी क्रोमैटिड के ऊपर इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है इस टाइप से। 1 सेकेंड,
इस टाइप से एक डुप्लीकेट कॉपी इसके ऊपर बन जाती है, इसकी जो बिल्कुल इसके जैसी है फोटोकॉपी। फोटोकॉपी बनाने का क्या मतलब है, आप इमेजिन करो अब मेरे पास एक ही बुक है, क्लास 11th की मान लिया मेरे पास एक ही बुक है और लेने के लिए 2 बच्चे आ गए मेरे पास, तो अब मैं क्या करूंगी, क्या बीच से मैं फाड़ के बुक दे दूंगी? अगर फाड़ के दूंगी तो आधे चैप्टर एक के पास जाएंगे और आधे चैप्टर दूसरे के पास जाएंगे, तो किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अपनी बुक की फोटोकॉपी करा लूंगी। अब मैंने अपनी बुक की फोटोकॉपी करा ली, 2 बुक्स हो गई मेरे पास, एक बच्चे को एक बुक दे देंगे, एक बच्चे को दूसरी बुक दे देंगे, तो इस तरह से दोनों को पूरी कंप्लीट एक एक बुक मिल जाएगी। तो यही यहाँ पे करना है। यहाँ पे इन्होंने फोटोकॉपी बनाई है। अब जब ये फर्दर डिवीजन होगा, एक सेल से 2 सेल बनेंगी, तो एक सेल में एक फोटोकॉपी चली जाएगी, दूसरी सेल में दूसरी फोटोकॉपी चली जाएगी, इस तरह से इक्वेशनल डिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स रेप्लिकेशन अकर्स इन प्रोफेज, ईच क्रोमोसोम कंटेन्स 2 क्रोमेटिड्स। ठीक है, यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स बन गए, ये आप देख रहे हो यहाँ पे। इन दोनों क्रोमेटिड्स को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों क्रोमेटिड्स आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। क्लियर? यहाँ पे ठीक से नहीं लिखा है, इसे लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर एट डेट प्रोफेज। एम फेज में आप एक चीज देखोगे, जो भी यूज की चीज नहीं है, जिसका कोई भी डिवीजन में यूज नहीं है, वो चीजें ज्यादातर डिसअपियर हो जाएंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिसअपियर हो जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस भी डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, और एक और बड़ा चेंज होगा जो कि आपको इस जीआईएफ में दिख भी रहा होगा। देखो, ये कुछ स्ट्रक्चर है, ये सेंटर में इस टाइप का ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, ये होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का एक्चुअल स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, 2 टी टाइप के स्ट्रक्चर इसके अंदर होते हैं, और ये जब न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट होता है तो ब्रेक हो जाते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होते हैं। जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं और दोनों अलग अलग पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और मूवमेंट करते हुए इनमें कुछ स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। कुछ इस टाइप से स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रहे हैं, और ये फर्दर आगे जाकर के क्या बनाएंगे, स्पिंडल एपरेटस बनाएंगे, और स्पिंडल एपरेटस डिवीजन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये पॉइंट, द सेंट्रियोल डिवाइड्स इनटू 2, from each centriole arise radiating fibers giving the appearance of a star called aster। ठीक है, जब इसमें से रेडिएटिंग स्ट्रक्चर्स निकलते हैं इस तरह से, तो ये एक स्टार लाइक अपीयरेंस देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। ठीक है, और 2 है, नंबर्स में 2 है, इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, एम्फीएस्टर। ठीक है, the 2 asters move apart and finally reaches opposite poles and are interconnected by spindle fibers। क्लियर? ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होंगे, ये प्लांट सेल में एब्सेंट है। स्पिंडल फाइबर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये किससे, इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं वो किससे बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई हैं। इंपॉर्टेंट नोट डाउन करो, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, किससे बने हुए होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे बार बार बोल रही हूँ कि ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्लांट सेल में स्पिंडल एपरेटस नहीं बनेगा। प्लांट सेल में भी स्पिंडल एपरेटस बनेगा, बट सेंट्रियोल एब्सेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, centriole are present in animal cells, so astral mitosis is found in animal cells. Centriole are absent in plant cells, so anastral mitosis is present in higher plants. Okay, next है मेटाफेज। मेटाफेज में जो मेटा का M है उससे आप समझ लो मिडिल लाइन। ठीक है, M फॉर मिडिल लाइन, तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर होगा वो मिडिल लाइन से रिलेटेड होगा। देखो इसमें जीआईएफ में एक बीच में मिडिल लाइन बनती हुई दिख रही, व्हाइट कलर की बन गई, ये मिडिल लाइन मेटाफेज में बनती है आपकी। जो हमारे जितने भी क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो मूवमेंट करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है स्पिंडल फाइबर, इसके सेंटर की तरफ, और सेंटर में एक लाइन में ये अलाइन हो जाते हैं, इसी को हम मेटाफेज बोलते हैं। और मेटाफेज स्टार्ट होती है एनाफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपियरेंस के जस्ट बाद से। ठीक है, सेंट्रोसोम undergoes maximum condensation and occupy the center of the cell। ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल बोलो या फिर जो स्पिंडल एपरेटस बना उसके सेंटर में ये मेटाफेजिक प्लेट पे लग जाते हैं।
forming an equatorial plate. The chromosomes are most distinct and can be counted during metaphase. सिर्फ काउंटिंग ही नहीं मेटाफेज में होती है, शेप एंड साइज का भी जो स्टडी होती है, शेप साइज नंबर स्टडी के लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है? मेटाफेज है, ठीक है। द सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर। एक्चुअली डायरेक्ट सेंट्रोमियर अटैच नहीं होता है, मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाने जा रही हूँ। सी दिस स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से 2 क्रोमैटिड्स निकले हुए होंगे, ये इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। इस क्रोमैटिड के ऊपर, इस सेंट्रोमियर के ऊपर एक इस तरह की प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ठीक है। काइनेटोकोर से ही एक्चुअली अटैच्ड होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। नेक्स्ट स्पिंडल फाइबर्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बेस्ट स्टेज है, मैंने बताया मेटाफेज आपकी बेस्ट स्टेज है फॉर द स्टडी ऑफ शेप साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और मेटाफेज में जो फाइबर्स बनते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ये 3 टाइप के होते हैं। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो डायरेक्टली काइनेटोकोर से अटैच्ड होते हैं। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो ओरिजिन प्लेस से निकलते तो हैं लेकिन बीच में ही कहीं एंड हो जाते हैं, काइनेटोकोर तक नहीं पहुंचते हैं। एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए होते हैं। आप तीनों को इसमें डायग्राम में देखो, ये आपके काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल हैं जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से आकर के जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, ये काइनेटोकोर है इसके ऊपर। और इसके अलावा जो ये बीच में ही फिनिश हो गए, ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी भी क्रोमोसोम से नहीं अटैच्ड हैं, ये हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए हैं कि स्पिंडल फाइबर बैलेंस में बने, इन्हें एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एनाफेज। एनाफेज में अब सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो ये काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स जुड़ा हुआ है, ये दोनों को अलग अलग पोल पे खींचना स्टार्ट कर देगा। और खींचने की प्रोसेस में क्या होगा, जहां से काइनेटोकोर से ये जुड़ा हुआ है वहां पर ये पोल की तरफ होगा और जो इसकी आर्म्स हैं, एजेस हैं, वो सेंटर की तरफ झुकी हुई होंगी। इस जीआईएफ में आप क्लियरली इस चीज को देख सकते हो कि किस तरह से ये प्रोसेस हो रहा है। Separation of chromatids takes place. The chromatids move in opposite direction towards the pole. ठीक है, पोल की तरफ जाने लगते हैं। तो जहां से स्पिंडल apparatus जुड़े हुए हैं वो हिस्सा पोल की तरफ होता है और एजेस जो आर्म्स हैं वो सेंटर की तरफ कहीं झुक जाते हैं। स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट इन एनाफेज, ठीक है। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट ऑफ 4 फेजेस। इसमें कुछ भी खास नहीं होता, बस सेपरेशन हो जाता है और दोनों अलग अलग पोल पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब टीलोफेज में फाइनली दोनों ही अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे और इसमें पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, इन्वेलप के अंदर बंद हो जाएगा। यानी कि इसको हम ये भी कह सकते हैं दिस इज द रिवर्सल ऑफ एनाफेज, ठीक है। एनाफेज वापस से रिवर्स हो रही है, ठीक है। देखो, टीलोफेज इज द रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ प्रोफेज। द क्रोमोसोम्स फॉर्म द क्रोमैटिन नेटवर्क। वापस से जो वो कंडेंस हुए थे क्रोमोसोम्स, वो क्रोमैटिन नेटवर्क बना लेते हैं। उनका जो कंडेंसेशन होता है वो खत्म हो जाता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन अपीयर, न्यूक्लियोलस अगेन अपीयर। टीलोफेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियाई आइडेंटिकल इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अमाउंट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद में अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही डिफरेंट टाइप से डिवाइड होता है। प्लांट्स, अगर एनिमल सेल की हम बात करें तो इन केस ऑफ एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस थ्रू सेल फरो। व्हाट इज सेल फरो? ये इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी समझ में आएगा हमें। जो एनिमल सेल होती है उसकी सबसे आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, हार्ड नहीं होती है, ठीक है। तो जब फ्लेक्सिबल होती है तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बना रही हूं, ये दोनों साइड से थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से सेल फरो बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। ये सेल फरो धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव करती रहती है और सेंटर में आकर के मिल जाती है। इस तरह से फाइनली 2 सेल्स बन जाती हैं या साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्या होता है? एनिमल सेल में सबसे बाहर होती है सेल वॉल, और सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से।
सेलुलोज एक हार्ड सब्सटेंस है, रिजिड है, ठीक है, तो इसमें इस तरह का सेल फरो का फॉर्मेशन नहीं पॉसिबल है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से एक सेल है, इसमें ये आउटर सेल वॉल है जो कि रिजिड है, ये अंदर की तरफ नहीं मुड़ेगी, तो सेल प्लेट फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के छोटे 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 स्ट्रक्चर्स लाइन से लगना स्टार्ट हो जाते हैं, ये सेंटर से स्टार्ट होती है। दोनों में ही डिफरेंस देखोगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। एनिमल सेल में जो डिवीजन होता है साइटोप्लाज्म का वो आउट से इनसाइड होता है, आउटसाइड टू इनसाइड होता है ना, और प्लांट सेल में इनसाइड टू आउटसाइड होता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल होता है और एनिमल सेल में सेंट्रीपिटल होता है। क्लियर? नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या यूज है? सबसे पहला यूज है ग्रोथ। हम भी जब बने थे तो क्या थे, सिंगल सेल्ड एनिमल थे। जाइगोट क्या थी, एक सिंगल सेल थी, ठीक है। उससे डेवलप होते होते हमारे अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं आज के टाइम में, यानी हमने कितनी ज्यादा ग्रोथ कर ली। और ये ग्रोथ किस चीज से पॉसिबल हुई है, माइटोटिक डिवीजन से, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन से ही ये ग्रोथ पॉसिबल है। तो इस तरह से कोई भी एनिमल जो एक यूनिसेलुलर लाइफ स्टार्ट करता है और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, वो सेल डिवीजन की ही हेल्प से बनता है। इसके अलावा प्लांट्स में लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है। जो उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी डिवीजन कैसे करता है, माइटोटिकली डिवाइड होता रहता है और प्लांट की ग्रोथ लाइफ लॉन्ग होती रहती है। इसके अलावा सेल रिपेयर, अगर आपको कोई इंजरी हो जाती है तो वहां की सेल्स को रिप्लेस करके वहां पे न्यू सेल्स फॉर्म करने का काम भी माइटोटिक डिवीजन ही करेगा, ठीक है। या फिर किसी सेल में लाइसोसोम बस्ट हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है और उस सेल को किल करना पड़ता है, तो उस सेल को रिप्लेस भी माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ही किया जाएगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ है, सेल रिपेयर है। इसी के साथ आपका लेक्चर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर हम मियोसिस करेंगे, जिसमें मियोसिस के सारे प्रोसेसेस एंड उसका सिग्निफिकेंस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक केयर, बाय बाय।